हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है सभी लोगों का लर्न्स राइट यूट्यूब चैनल में। वेलकम टू दी विकास रंग बैच का। आज है हमारा डे 7। डे 7 है, मुझे तो डे 7 में सब लोगों का स्वागत है। डे 6 हमने कल एंड करा और कल हमने बहुत सारी चीजें हमने इन 6 दिनों के अंदर पावर शेयरिंग चक्र जो हमने स्टार्ट किया था, इसकी बहुत सारी चीजें हमने समझ ली इन 6 दिनों के अंदर। इस 6 दिन में हमने हाफ ऑफ द चैप्टर खत्म करा, जिसका हमने बेल्जियम के केस को समझा, हमने श्रीलंका के केस को समझा, हमने ये भी समझा कि क्या क्या चीजें बेल्जियम ने करी और कौन सी चीजें जो श्रीलंका ने नहीं करी, और क्यों पावर शेयरिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। सारी की सारी चीजें हमने इन 6 लेक्चर्स के अंदर समझ। और 6 लेक्चर्स बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर्स हैं। ठीक है, आप जाकर बिल्कुल देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, फटाफट से जाके क्लिक करो एंड ओपनली प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर्स हैं डे 1 से देखना स्टार्ट करो। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और हम लोग पूरे पावर शेयरिंग चैप्टर में होंगे। इसी तरीके से हम लोग पूरे सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे। चलिए, आज हम लोग डे 7 में इस एक छोटे से टॉपिक को खत्म करेंगे। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, फटाफट से खत्म करेंगे इसको 10 से 15 मिनट के अंदर। है ना, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा पॉइंट है, बहुत छोटा टॉपिक है, जिसको जल्दी से खत्म करते हैं। Thus, two different sets of reasons can be given the favor of the power sharing. पावर शेयरिंग के लिए हमने हमें दो फैक्टर्स दिए कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन सोशल ग्रुप्स। हमने दोनों एग्जांपल्स में देखा कि बेल्जियम में किस तरीके से लड़ाई झगड़े होते, श्रीलंका में किस तरह से लड़ाई झगड़े, सॉरी, श्रीलंका में किस तरह से लड़ाई झगड़े हुए, बट बेल्जियम में किस तरह से लड़ाई झगड़े हुए ही नहीं। क्यों? पावर शेयरिंग। क्योंकि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग अपनाई, whereas हमारे श्रीलंका ने सिंहालास एंड तमिल्स ग्रुप के बीच में कोई पावर शेयरिंग अपनाई नहीं गई और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुए। तो यही कह रहा है कि पावर शेयरिंग इस वजह से गुड है ना, इस वजह से अच्छी पावर शेयरिंग है। उस पावर शेयरिंग की वजह से ना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, दो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सूझ जाते हैं, जिस तरह से बेल्जियम के केस में हुआ। सिंस social conflicts often leads to violences and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order। ये सारी चीजें हम लोग समझ गए बेल्जियम वाले केस के अंदर। बस वो बेल्जियम वाले केस के बारे में बात कर रहा है और पावर शेयरिंग की थोड़ी सी तारीफ कर रहा है। ठीक है, imposing the will of majority community over others may look like an attractive point in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इन दोनों के बीच में यूनिटी होनी बहुत जरूरी है, भाईचारा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर वही मिसिंग होगा ना तो ये चीज हमें शॉर्ट रन में समझ में नहीं आएगी, जैसे श्रीलंका में हुआ था। बट जैसे ही हम लॉन्ग रन में जाएंगे, ठीक है, काफी सारे सालों बाद ये चीजें थोड़ी थोड़ी करते हुए बढ़ेगी और ये एक विशाल रूप धारण करेगी, इसलिए वो श्रीलंका में हुआ सिविल वॉर का रूप धारण करेगी। और इसी वजह से पावर शेयरिंग का होना जरूरी है, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रोकता है, वायलेंस को रोकता है। ठीक है, और पावर शेयरिंग अच्छा वे है स्टेबिलिटी लाने के लिए पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर, और दो सोशल ग्रुप्स को इक्वल हिस्सों में बांटने के लिए, है ना, और एक भाईचारा और एक यूनिटी मेंटेन करने। इसी वजह से क्या जरूरी है, पावर शेयरिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है, गुड है। यही बात बताइए इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often affects majority adversely as well। देखिए, मेजोरिटी का होना इसका मतलब ये नहीं कि मेजोरिटी हमेशा माइनॉरिटी से ऊपर ही रहेगी, एक ताकतवर ही रहेगी। मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी की लड़ाई के बीच में मेजोरिटी का भी नुकसान हो सकता है, जिस तरीके से हमने श्रीलंका के केस में देखा। हमने देखा कि सिंहाला इतने सारे थे, लेकिन फिर भी जब वॉर हुई और श्रीलंका के सॉरी तमिल जो है, वो भी तमिल कम्युनिटी की मारी गई, whereas सिंहाला कम्युनिटी की लोगों को भी मारा गया, उनकी भी फैमिली मारी गई। राइट, तो अफेक्ट्स दोनों को होता है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी। देयर इज सेकंड डीपर रीजन। पहला रीजन तो मैं देख लिया कि भाई साहब यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आती है, वायलेंस नहीं आता है, एक स्टेबल कम्युनिटी, एक स्टेबल यूनिटी से कंट्री चलती है, जब ये दो ग्रुप्स को इक्वल यूनिटी के साथ बांटा जाता है ना, और कॉन्फ्लिक्ट्स से बचा होता है। ये है पावर शेयरिंग का पहला सिंपल रीजन कि क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है, क्यों पावर शेयरिंग अच्छी है, क्यों पावर शेयरिंग गुड है। सेकंड रीजन ये है why power sharing is good for democracy, because power sharing is very spirit of the democracy। कि जहां डेमोक्रेसी है वहां पावर शेयरिंग होनी ही चाहिए।
The democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with it. People, अच्छा नीचे आते हैं हम, देखो, people have rights to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens, through participation, acquire a stake in the systems. ठीक है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है जिसमें एक सिटीजन अपना एक पार्टी एक कैंडिडेट खड़ा करती है और उससे वो जो सिटीजन है, हाँ वो जो कैंडिडेट है जो कि एक सिटीजन, वो अपने स्टेक्स जो है अपने सिस्टम में एक्वायर करता है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट में ऐसा होता है, ठीक है। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ द रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल। ठीक है, जो ये पहला रीजन हमने यहाँ पे देखा ना, ये पहला रीजन है, ये पहला रीजन है प्रूडेंशियल। अच्छा ये पहला रीजन क्या है, ये पहला रीजन है प्रूडेंशियल, प्रूडेंशियल रीजन। एंड सेकंड रीजन को नाम दिया उन्होंने मोरल रीजन। और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई, ठीक है, रोल ला रही है तो प्रूडेंशियल और मोरल रीजंस, दोनों रीजंस क्लियरली बताओ। ठीक है, तो ये रीजंस तुम लोग को इस तरीके से बताना है। प्रूडेंशियल रीजन ये रहा एंड मोरल रीजन ये रहा, एग्जैक्टली कहा तुम लोग। While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasizes the very act of a power sharing as an valuable। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजन ये बताता है कि वैसे पावर शेयरिंग की वजह से क्या होगा, पावर शेयरिंग की वजह से, पावर शेयरिंग की वजह से एक बेटर आउटकम्स, एक अच्छे आउटकम्स तो मिलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। वही मोरल रीजन ये बताता है कि पावर शेयरिंग बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है, जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर यहाँ बात करें तो खलील डिलेमा, ये चीज तुम्हारे एक केस स्टडी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये सब पढ़ लेना, बस पढ़ना, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा, बिकॉज यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ही नहीं, बस पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कितने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं भाई साहब, देखो, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें हम लोग कुछ 4 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होगा। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मैंने कहा ना, हमने हाफ चैप्टर 6 लेक्चर्स में खत्म कर दिया था, हमने वहां पे अपना हाफ चैप्टर एंड कर चुका था। ठीक है, एग्जैक्टली हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट किया है। हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने जब बेल्जियम का केस देखा, मतलब साइड लगाओ, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है ना, हाँ जी दिख रहा है, दिख रहा है बेल्जियम का। और हमने देखा श्रीलंका का केस, ये 2 केस देखे ना, हमने वहीं पे अपना हाफ चैप्टर खत्म कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ यही एक छोटा सा चैप्टर बचता है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट समझने वाले हैं और हमारा पूरा खत्म है। Forms of power sharing. The idea of power sharing has emerged in the opposition to the notion of undivided political parties' powers for a long time. It is believed that all the power of a government must reside in one person or a group of persons located at a one place. ठीक है, बहुत सालों पहले, मतलब पहले हमारा ये एक डिलीजन था या हम लोग बीच से मानते थे कि पावर जो होती है पूरी सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के पास, एक गवर्नमेंट के पास, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए और एक ही इंसान के पास या ग्रुप ऑफ पर्सन के पास सिर्फ पावर बननी चाहिए। पर क्या ऐसा ही है? नहीं, पावर का शेयर होना बहुत जरूरी है। It was felt that the power is decided to is disposed. It would not possible to take quick decisions and to enforce them. अगर किसी एक के पास पावर होगी ना, तो डिसीजन लेना थोड़ा दिक्कत हो सकती है। But this notion has changed with the emerge of a democracy. One basic principle of democracy is that people are the source of all political parties. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोग, people choose the government और वो गवर्नमेंट उन्हीं लोगों के लिए काम करती है। लोग अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं और गवर्नमेंट ही लोगों के लिए काम करती है। ये होती है डेमोक्रेसी, ये होती है डेमोक्रेसी, राइट? In the democracy, people rule themselves through institutions of self-government. In a good democratic government, ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप्स। जो कि हमने देखा बेल्जियम के केस में, एक डेमोक्रेटिक, अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सारे डाइवर्स ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स को या फिर लैंग्वेज की बेसिस पे जो कम्युनिटीज बटी हुई है, जैसे कि डच हो गया, फ्रेंच होगा, इन्हें इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल पावर शेयर करती है।
and views that exist in the society. Everyone has a voice in the shaping of public policies. डेमोक्रेसी में हर एक किसी नागरिक का यह हक है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकता है ना? और कोई चीज अगर उसे अच्छी सही नहीं लग रही है, तो वो उसके अगेंस्ट आवाज उठा सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है और गवर्नमेंट उनकी बातें सुनेगी. Therefore, it shows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. डेमोक्रेसी में जो पावर है ना, वो हम कहते तो हैं कि गवर्नमेंट के पास सारी पावर है, लेकिन गवर्नमेंट को डिसाइड तो गवर्नमेंट को बनाया भी तो लोगों ने ही है. तो जितनी पावर है ना, ये लोगों के पास भी है. क्योंकि अगर लोग चाहे ना, तो एक साथ यूनिटी बना करके कोई चीज या कोई पॉलिसी को चेंज भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं. यही होती है डेमोक्रेसी, राइट? और क्या होती है डेमोक्रेसी ना, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा समझ लिया. चैप्टर नंबर 5 तुम्हारा दिया होगा, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. 5 का, हाँ, 5th चैप्टर है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. उसमें हम लोग डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं. In the modern democracy, power sharing arrangements can take many forms. Power sharing arrangements can take many forms. Let us look at some of the most common arrangements that we have and will came across. अब हम पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे डाइवर्स चीजों को, है ना, पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी के बारे में समझने वाले हैं. बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स ये. आज के दिन हम लोग 2 पॉइंट्स समझेंगे एंड देन हमारा चैप्टर हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, ये चीज हमने पहले देखी थी बेल्जियम वाले केस के अंदर, कि बेल्जियम में क्या किया था, उन्होंने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया ना, उसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, और स्टेट गवर्नमेंट की पावर तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है उसको स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया, मतलब पावर को शेयर किया गया. तो वही बोला जा रहा है कि पावर शेयरिंग इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होगी, जो नॉर्मल लोकल गवर्नमेंट होती है जिसमें पंचायत आती है, म्यूनिसिपालिटी आती है, उनके पास भी पावर होगी. एज एन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. यही तो है भारत की नींव, यही तो है भारत की नींव. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. ठीक है, नोट्स जो बनाओगे ना, तब पॉइंट ऊपर लिखना हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि ये पूरा का पूरा उसी के बारे में है. किसके बारे में ये बात कर रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में. बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट्स प्लेस्ड इन सेम लेवल ऑफ एक्सेस टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. मतलब कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, ये सारी गवर्नमेंट के पास इक्वल राइट्स एंड इक्वल पावर्स है, जो इक्वल पावर हम लोग शेयर करते हैं. Such a separations ensures that none of the organs can exercise unlimited power. मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि सारे की सारी जो पावर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है. पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स है, कुछ स्पेशल पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट के पास भी है. मतलब तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के पास इक्वल इक्वल पावर दी गई है. मतलब कि पूरी कंट्री का राजा सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो भी आवाज उठा सकती है. राइट, जो पावर्स तीनों ऑर्गन्स में शेयर करी गई है, ये बात तैयार है इसके बाद. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है भाई, है ना. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ये नहीं कि सब कुछ पावर अनलिमिटेड पावर पूरी कंट्री की पावर से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ऐसी बात नहीं. ठीक है, ईच ऑर्गन्स चेक्स द अदर्स. मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ या ऑर्डर पास कर रही है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को सही नहीं लगा, भाई अच्छा नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, उसके अगेंस्ट आवाज उठा सकती है. ठीक है, यही बोला जाए कि ईच ऑर्गन मतलब ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एक दूसरे पर चेक रखती है, एक दूसरे पर नजर रखती है कि भाई तुम कोई लॉ ला रहे हो, तुम कोई एक्ट पास कर रहे हो, तुम कोई कानून पास कर रहे हो, वो चेक करती है कि वो क्या वो सही है या नहीं. अगर वो नहीं सही है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाई जाती है. दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस. मतलब ये चीज एक तरीके से, है ना, ये इंश्योर करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करे, ना स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे. दोनों गवर्नमेंट्स के पास इक्वल राइट्स और इक्वल पावर्स हैं, और दोनों अपने पावर्स को उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और दोनों एक तरीके से बैलेंस मेंटेन करते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर. समझ में आया? लास्ट ईयर we studied that
In a democracy, even though ministers and government's official exercise powers, they are responsible to the parliament or state assemblies. ठीक है, अगर मिनिस्टर्स जो रूलिंग मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट है कोई भी लॉ पास करती है, स्टिल उनको पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में रिस्पॉन्सिबल या उनके अगेंस्ट आवाज उठाई जा सकती है. Similarly, altogether, judges are appointed by the executives. They can check the functioning of executive or laws made by the legislatures. This arrangement is called systems of checks and balances. मतलब कि जजेस जो है यहाँ पे जज को एक अपॉइंट किया जाता है ताकि वो चेक कर सके कि जो लॉ या ऑर्डर जो गवर्नमेंट पास कर रही है, ठीक है, जो लॉ या ऑर्डर कौन अपॉइंट करता है, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है ना, वो चेक कर सकती है जो लॉ बन रहा है बाय द लेजिस्लेचर्स, जो गवर्नमेंट लॉ बना रही है क्या वो सही है नहीं सही है. इस चीज को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस. चेक रखना, नजर रखना, ये सारी चीजें ध्यान पूर्वक हो रही है या नहीं हो रही. और इसी पूरे के पूरे पॉइंट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. नेक्स्ट हम आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है सेकंड पॉइंट. ठीक है, यहाँ हमने एक पॉइंट खत्म कर दिया, अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे पढ़ेंगे. पावर्स कैन बी शेयर्ड among government at different level. हमने पहले पढ़ने का देखा कि पावर्स जो है ना डिफरेंट गवर्नमेंट को भी मिलती है, पावर्स को शेयर किया गया है. वही पॉइंट है कि पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल. A general government for the entire country and the government at a provisional or regional level. Central government, state government and local government की बात की जा रही है. Such such a general government for the entire country is usually called फेडरल गवर्नमेंट. ऐसी गवर्नमेंट क्या कहते हैं, मतलब फेडरल गवर्नमेंट. किस गवर्नमेंट कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री पे नजर रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरी की पूरी कंट्री पे नजर रखती है. स्टेट गवर्नमेंट तो अपनी पर्टिकुलर स्टेट पे नजर रखती है. बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर होती है कि वो पूरी कंट्री को कंट्रोल कर सकती है. पूरी कंट्री के पास, पूरी कंट्री की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. इन इंडिया वी रेफर्स टू एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. तुम्हें बात देखना, इस फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, वही तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और यूनियन गवर्नमेंट होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है अभी इंडिया में, बीजेपी, एनडीए, वही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट. राइट, तो उसे हम लोग फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं. फेडरल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे और फिर यूनियन गवर्नमेंट भी उनका एक नाम है. ठीक है, these governments at the provisional or regional levels are called as a different names in different countries. जो रीजनल लेवल पे होती है मतलब स्टेट वाइज जो होती है उसे तो स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. पता है हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है. इंडिया के अंदर उन्हें हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट. दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज. सभी कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं होती. सभी कंट्रीज में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट उनके पास पावर होती है, ऐसा नहीं होता सभी कंट्रीज में. कुछ कंट्रीज में ना सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट का दबदबा होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, सारी पावर उन्हीं के पास है, वही कंट्रोल करेगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट की कुछ नहीं. बट इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है. जो रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट है ना उन्हें हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. जो पूरी कंट्री पे नजर रखती है, पूरी कंट्री को पावर को कंट्रोल करती है, वो होती है हमारी फेडरल गवर्नमेंट जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट या तो यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं. राइट, this system is not followed in all countries. There are many countries where there are no provisional or state government. जहाँ पे कोई state government नहीं, सिर्फ एक central government है, जैसे हम लोगों को कहा. But in those countries like ours, where there are different level of governments, the constitution clearly lays down the powers of different level of government. This is what they did in the Belgium, but was refused in the Sri Lanka. Belgium में एक में देखा कि बेल्जियम ने क्या करा था, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके बीच में पावर को बांटा गया था. लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं किया गया था. यही बातें बस घुमा फिरा करके वही बात बताई जा रही है. एक ही पॉइंट है पावर का शेयर करना, बस उसे फिर से घुमा फिरा करके अलग अलग लैंग्वेज में एनसीईआरटी प्रेजेंट कर रहा है, बस और कुछ नहीं. दिस इज कॉल्ड एज फेडरल डिविजन्स ऑफ पावर. दिस इज कॉल्ड एज फेडरल डिविजन्स ऑफ पावर. किसको कहते हैं फेडरल डिवीजन पावर, जिसमें पावर को डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बांटा जाता है. ठीक है, इसमें पावर को क्या बोल रहा है, नेम्स डाउन द पावर एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट.
डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर को बांटा जाता है। हम लोग उसे कहते हैं फेडरल डिविजन्स ऑफ पावर। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट से लोअर कौन सी गवर्नमेंट है? लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटीज हो गई या फिर पंचायत हो गई। ये सिस्टम की जो है ना इंडिया में ही है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया इनमें से एक कंट्री जिसके अंदर ये सिस्टम है। लोकल गवर्नमेंट जिसमें पंचायत है, म्युनिसिपैलिटीज आती है। अब जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, उस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है। लोकल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स होती है। ठीक है, such as municipalities and panchayats. Let us call division of powers among involving higher and lower level of governments vertical divisions of power. ठीक है, मतलब कि जहाँ पे पावर्स को हायर और लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट बांटा गया है, उसे हम लोग वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर कहते हैं। इस पे टॉपिक पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। वर्टिकल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इन दो पॉइंट्स का क्वेश्चन बनता है। We shall study this and some length in next chapter। अब हम लोग अगले चैप्टर में समझने वाले हैं। अगले चैप्टर्स में जो आना हमारा फेडरलिज्म चैप्टर है, उसके अंदर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इनको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे। आंसर उसके बाद हमने क्या पढ़ा उसको मैं जरा एक बार हम लोग रिवाइज करवा देते हैं। वर्टिकल डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट में हमने पढ़ा, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के अंदर कि जो पावर है ना, वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में बांटी गई। पावर को डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से बांटा गया। पहली कौन सी गवर्नमेंट है जिसके पास पूरी कंट्री का पावर है? फेडरल गवर्नमेंट। उसी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, सॉरी सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एक रीजनल कंट्रोल के लिए, रीजनल पावर के लिए एक डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट भी होती है, लेकिन वो सभी कंट्रीज में नहीं, सिर्फ इंडिया में। कौन सी गवर्नमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट, जिसे हम लोग इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। बाकी कंट्रीज में इसका नाम कुछ और होगा। कुछ कंट्रीज में स्टेट गवर्नमेंट का कंसेप्ट ही नहीं होगा। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट का कंसेप्ट है। पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट बांटी जाती है। और फिर तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूनिसिपैलिटीज या पंचायत, जो कि लोकल गवर्नमेंट होती है। क्योंकि पावर का डिवीजन है ना, इस सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट तीनों में होता है। और जो पावर डिफरेंट डिविजन्स में बांटी जाती है ना, हम इसे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, आई होप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो हम लोग एक काम करते हैं, चैप्टर को खत्म ही करके निकलते हैं। चलो, टाइम है हमारे पास, हम फटाफट से बाकी के दो पॉइंट्स को खत्म करते हैं एंड चैप्टर को फिनिश कर देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं देखो, तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं देखो, आई होप तुम लोग को नजर आ रहा होगा। पावर may also be shared among different social groups। हमने देखा पावर जो है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से बढ़ती है। अब हम लोग देख रहे हैं कि पावर जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी बढ़ रही है। पहले डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर को शेयर किया गया, अब पावर जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में शेयर की जा रही है, सच एज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक्स ग्रुप्स। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स का मतलब होता है लैंग्वेज के बेसिस पे बांटे हुए ग्रुप्स। रिलीजियस ग्रुप्स जैसे हम सब जानते हैं रिलीजन के बेसिस पे बांटा हुआ। लिंग्विस्टिक्स ग्रुप्स का मतलब होता है लैंग्वेज के बेसिस पे बांटा हुआ। ठीक है, और ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, और ये कंसेप्ट को हम लोग पहले ही बेल्जियम के केस में पढ़ के आ चुके हैं। बेल्जियम में जो फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था, फोर्थ पॉइंट याद आएगा? याद आया? अगर तुमने रिवीजन किया होगा तो तुम लोग को याद आ रहा होगा कि उस फोर्थ पॉइंट में हमने एक चीज पढ़ी थी कि वहां पे ना बेल्जियम में उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का एक कंसेप्ट निकाला, कम्युनिटी गवर्नमेंट का, जिसमें अपनी कम्युनिटी का, जो कम्युनिटी है वो अपने कम्युनिटी के लोग ही एक स्पेशल ग्रुप बना करके गवर्नमेंट फॉर्म करके, जिसे लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट कहेंगे, और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जितने भी इश्यूज हैं उसके लिए उनकी आवाज बन के बाहर निकले। बात समझ में आई? वही कंसेप्ट है। इवन इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट को है, जो पावर को हम लोग ने सोशल ग्रुप्स के बीच में बांटा है ना, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल कम्युनिटी गवर्नमेंट है, जो बेल्जियम में हुआ था। सेम चीज है ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट में हम लोग बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे पावर को शेयर कर रहे हैं, पावर को बांट रहे हैं, राइट? इन सम कंट्रीज देयर आर
constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislatures and administrations. Last year, we studied the system of reserved constituencies. रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज मतलब होता है कि वुमेन्स के लिए एक स्पेशल सीट रिजर्व करी गई राइट in assemblies and the parliament of our country. This arrangement is meant to give space in the government and administrations to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government. ठीक है अब स्पेशली ना एक स्पेशल सेक्टर ऑफ ग्रुप्स का ना रिजर्व्ड कंसिस्टेंसीज हमने 9th क्लास में पढ़ा था ठीक है उसमें हमने क्या समझा था उसमें हमने ये चीज समझी थी कि रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज मतलब होता है कि वुमेन्स के लिए पार्लियामेंट में स्पेशली सीट रिजर्व करके रखी गई थी। अभी क्यों रखा जाता था ताकि जो वुमेन्स है या फिर जो सेपरेट ग्रुप्स है उन्हें एक डिस्क्रिमिनेशन फील ना हो उन्हें पार्शलिटी फील ना हो उन्हें ऐसा फील ना हो कि भाई साहब उन्हें गवर्नमेंट से अलग रखा जा रहा है ठीक है उन्हें गवर्नमेंट से अलग रखा है या उन्हें ऐसा फील ना हो इस वजह से ये स्पेशली रिजर्व करके उनके लिए सीट्स रखी जाती है दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ फेयर शेयर इन द पावर मतलब इस चीज से क्या होता है जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट कम्युनिटीज है जो आगे बढ़ नहीं पाती थी, उनके लिए स्पेशली सीट्स रिजर्व करके रखती पार्लियामेंट के अंदर ताकि वहां आके वो अपनी आवाज को उठा सके राइट ताकि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फील ना हो सके चलिए इन यूनिट 2 we shall look at the various ways in accommodating social diversities अगले चैप्टर में हम लोग इस बारे में अच्छे से समझेंगे ठीक है ये पॉइंट पढ़ लिया देखो तीसरा पॉइंट ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अब तक सीबीएसई में क्लास क्वेश्चन पूछा नहीं फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट ये पॉइंट्स दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग समझी हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग समझी ना वो दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ क्या कह रहे थे The power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups, and movements control or influence those in the powers. मतलब कि पावर शेयरिंग को जो है ना जो गवर्नमेंट है ठीक है जो गवर्नमेंट है जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कंट्रोल इन्फ्लुएंस भी कर सकता है कि किस तरीके से उनको पावर शेयर करनी है कहाँ उन्हें पावर शेयर करनी है कहाँ नहीं करनी है ये सारी चीजें की पावर किसके पास है ये सारा चीज की पावर ये सारी चीजें कंट्रोल कौन करता है वही लोग कंट्रोल करते हैं राइट In the democracy, citizens must have freedom to choose among various contenders for the power. अब देखो डेमोक्रेसी है हम सब जानते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है 5 साल में एक बार इलेक्शंस होते हैं और हम खुद कंट्री के देशवासी हम डिसाइड करते हैं या हम डिसाइड करते हैं कि हमें किसे पावर में लाना है हम चूज करते हैं कि हमें किसे पावर में लाना है या हमें किसे सेंट्रल गवर्नमेंट का दर्जा देना है या हमें किसकी गवर्नमेंट फॉर्म करनी है ये हम डिसाइड करते हैं ये हम चूज करते हैं राइट नॉर्मल सिटीजन भी तो चूज करते हैं नॉर्मल सिटीजन से तो डिसाइड करते हैं सारी चीजें राइट तो सिटीजन के पास ये पावर होती है सिटीजन के पास ये पावर होती है कि उन्हें किससे पावर में लाना है राइट इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज अब इससे क्या होता है पार्टीज के बीच में कंपटीशन क्रिएट हो जाता है हम सब जानते हैं है ना अपोजिशन पार्टीज रूलिंग पार्टी आपस में लड़ती रहती है कि तू बेटर है मैं बेटर हूँ हम फैसिलिटीज बेटर दे रहे हैं तू फैसिलिटीज बेटर दे रहे हो है ना हमें वोट दो हम ज्यादा फैसिलिटीज अच्छी दे रहे हैं हमें वोट दो हम ज्यादा फैसिलिटीज अच्छी दे रहे हैं ये तो बेकार है ये बेकार है ना ये बेकार है हम अच्छे हैं नहीं हम अच्छे नहीं है हम ये बेकार है हम क्या कह रहे हो सीधी सी बात है सीधी सी बात है दोनों पार्टी जितनी पार्टीज है वो आपस में कॉम्पिटिशन करती है वो आपस में लड़ती है कि भाई हम बेटर है हम ताकि हम लोग ये प्रूव कर सके कि हम बेटर है राइट तो ये पार्टीज जो होती है ना ये आपस में कॉम्पिटिशन लड़ती है पास में नहीं पॉइंट में आया ठीक है डिफरेंट ग्रुप्स इन द लॉन्ग रन power is shared among different political parties that represent different ideological and social groups. अब हम सब जानते हैं हमारे इंडिया में या हमारी कंट्री की बात करें तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उन सबकी आइडिया उन सबके आइडियोलॉजीज उन सबके सोशल ग्रुप्स वो सारे डिफरेंट है सबके डिफरेंट है सब एक नई आइडियोलॉजी एक डिफरेंट आइडियोलॉजी एक डिफरेंट आइडिया लेकर आते हैं sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties forms an alliance to contest elections अब ये भाई इसको एक रियल एग्जांपल से समझ लो
इंडिया का ही एग्जांपल देख लो। इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि गठबंधन, जैसे हम लोग कहते हैं ना गठबंधन, ये होता है कोलिशन गवर्नमेंट। और इसी का कंसेप्ट हम लोग अभी पढ़ने वाले कोलिशन गवर्नमेंट का, जिसे हम लोग गठबंधन कहते हैं। इसके अंदर दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक अलायंस बनाती है, एक गठबंधन बनाती है, और इसी को हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अच्छा पढ़ो, तुमने represent different social groups and ideologies, है ना? When two or more parties form an alliance to contest elections, if that alliance is elected, they form a collusion government. ठीक है, अगर उन लोग की alliance select हो जाती है तो उन लोग एक collusion government बनाते हैं, जिसको कहते हैं collusion government, and thus share powers. In a democracy, we find interest groups such as those of the traders, businessmen, and industrialists, farmers, and industrial workers. They will also have a share in the governmental power. ठीक है, हम सब जानते हैं, है ना? जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, गवर्नमेंट के साथ पावर भी होती है, किसकी? बिजनेसमैन की, ट्रेडर्स की, कंस्ट्रक्शन वाले वर्कर्स की, है ना? इंडस्ट्रियलिस्ट की, बड़े बड़े फार्मर्स की, राइट? तो either दो participation in governmental communities or bringing influence on the decision making process. हम इस चीज को यूनिट 3 के अंदर अच्छे से समझेंगे। कौन से चैप्टर में? पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर में हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट को ये भी छोड़ दो, बस ना इतना यहाँ तक याद करने में। कहाँ गया? कोलिशन गवर्नमेंट तक। तो बाकी एग्जाम में समझिए, देखो फोर्थ पॉइंट हमने ये समझा कि बेसिकली ना सोशल ग्रुप्स के अंदर बांटा जा सकता है। मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो प्रेशर क्रिएट कर सकती है, वो कंट्रोल कर सकती है, वो इन्फ्लुएंस कर सकती है पावर शेयरिंग। हाँ जी, पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज को कंट्रोल करती है ना? और इन चीज को पॉलिटिकल पार्टीज शेयर करती है, राइट? एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक इंसान, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सी गवर्नमेंट सिलेक्ट करनी है ना? उन्हें कौन सी गवर्नमेंट को पावर में लाना है, ये तो लोग डिसाइड करते हैं। पीपल इलेक्ट द पीपल्स हु विल कंट्रोल द पीपल्स। समझ में आया? कि लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसे सिलेक्ट करना है और किसकी गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, ये लोग डिसाइड करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनके बीच में कॉम्पिटिशन चलता है कि भाई हम बेटर है, हम प्रूव करें कि हम बेटर है, नहीं तुम बेटर हो, तुमसे तो बेटर ही है, हम अच्छे फैसिलिटीज देंगे, हम अच्छी चीजें देंगे, हम अच्छी फ्रीबीज देंगे, हमें इलेक्ट करो, हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करो। इस तरीके का कॉम्पिटिशन तो चलता ही चलता है। ये चीजें हमने देख ली, ठीक है? तो अब इस सिचुएशन में हमने एक तीसरा पॉइंट मिलेगा कोलिशन गवर्नमेंट का, जिसके अंदर ना दो से ज्यादा गवर्नमेंट जो है ना, दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस क्रिएट करती है, और जिसकी अलायंस इलेक्शन जीत जाती है, वो अपनी कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और पावर को अपनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर करके रूल करती है, मतलब अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और इसी अलायंस को हम लोग गठबंधन कहते हैं। जैसे एनडीए हो गया, इंडिया का अलायंस हो गई, इंडिया गठबंधन, है ना? एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, राइट? ये अलायंसेस है जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना खुद का अलायंस क्रिएट करती है, राइट? और इसी को हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। सो दैट्स इट। इसी के साथ हम लोगों ने दोस्तों चैप्टर खत्म कर दिया है, और इसी के साथ हमने फाइनली चैप्टर समाप्त कर दिया। ठीक है, अब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ तुम्हें पढ़ने के लिए है नहीं, कि अब सीधे हम लोग एक्सरसाइज में मूव करने वाले हैं, राइट? आई होप तुम लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, मजा आया होगा। हमने 7 दिन के अंदर 7 लेक्चर्स में इस पूरे के पूरे चैप्टर को निपटा दिए। बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी चैप्टर था, लेकिन हमने काफी आराम से, काफी धैर्य से इस चैप्टर को कंप्लीट किया। चलिए, अच्छा, अभी चैप्टर खत्म हो चुका है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मैं यहाँ लिख देता हूँ, चैप्टर ओवर। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूंगा चैप्टर ओवर। फाइनली हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, जल्द जल्द से जाओ कमेंट सेक्शन में और फटाफट से वहां लिख दो डे 7 डन दोस्तों। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, इसी वजह से ये सारी चीजें तुम लोगों को लिखनी पड़ती है। कमेंट्स में लिखो डे 7 डन। ठीक है, अगर तुमने अब तक लेक्चर स्टार्टिंग से देखे नहीं है, जाके फटाफट से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग को लिंक मिल जाएगी, लाइन वाइज देखना ताकि तुम लोग को सारी चीजें समझ में अच्छी तरह से। ठीक है, आई होप तुम लोग को चैप्टर में मजा आया होगा, इस वीडियो में मजा आया होगा, है ना? हमने पूरे की पूरी चैप्टर को बहुत क्रिस्प तरीके से, है ना, बहुत डिटेल में इन डेप्थ घुस के हमने अच्छे से पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया, और बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था, बिकॉज पहला चैप्टर था, इसलिए आई होप तुम लोग को मजा आया होगा। अगर मजा आया हो तो बिल्कुल से लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, and जुड़ सकते हो इस बैच के साथ। ठीक है, अब कल के दिन हम लोग इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे।
हमने बहुत ही प्यारे-प्यारे तुम्हारे लिए बुकलेट्स बनाए हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के एंड क्वेश्चन बैंक्स के बुकलेट्स प्रिपेयर किए हैं। उन बुकलेट्स की मदद से मैं तुम्हें पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करवाने वाला हूँ। पूरे चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को कवर करवाने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन बैंक से इस चैप्टर से आए हुए सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करवाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे कवर करेंगे। एंड देन हम इस चैप्टर का एक छोटा-सा टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक चलिए, मिलते हैं आपसे कल के दिन। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, है ना? इसी तरह से पढ़ते रहिए एंड मचाते रहिए। मिलते हैं आपसे कल। टाटा बाय बाय, टेक केयर। ख्याल रखना, कल मिलते हैं सीधे 5 बजे।